मेरा नाम सुब्रत रॉय है और मैं bmblog.com को बिलोंग करता हूँ। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे होम बजटिंग को लेके। होम बजटिंग बेसिकली इट इज़ ए नीड ऑफ ईच एंड एवरी होम। हम लोग कई बार काफ़ी कुछ खर्च कर देते हैं और मंथ के एंड में जाके हमें लगता है कि हमारा बजट ओवर हो गया है और पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना हुआ, इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है। और एट द मंथ एंड थोड़ा सा सिचुएशन में सरकार हो जाती है। कई बार घर में भी टेंशन होती है इन बातों को लेके कि इतना खर्च हो गया, कहाँ गया पैसा, इसका हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो एक बार अगर ये गलती हो जाए, नेक्स्ट मंथ वो गलती ना हो, तो उसके लिए हम आज रास्ता देखेंगे कि हम कैसे अपने बजट को प्लान करें ताकि हमें आगे चल के दिक्कत नहीं आए और हमारे पास हर काम के लिए एक पर्टिकुलर बजट हमेशा मौजूद रहे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कंटेंट के साथ में होम बजटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर। हमें मान लीजिए कि इस मंथ में हमारे पास 50,000 रुपए थे और वो हमने पूरे खर्च कर दिए। कोई बात नहीं, अब हम अगले महीने से अपने जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं एक छोटी सी डायरी हमारे पास में रखेंगे जिसमें हम ये कंटेंट अपने पास में रखेंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट मंथ का बजट फोरकास्ट हो सके कि हमारे इस मंथ में इतना खर्चा हो गया, अगले मंथ में हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर में जो मोटा मोटा हमारा खर्च होता है, सबसे पहले बात है फूड की। हर महीने हम लोग राशन पानी खरीदते ही हैं, जैसे कि दाल हो गई, चावल हो गया, ये सब चीजें हम खरीदते हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर बजट, अब मान लीजिए आप सुपरमार्केट में जाते हैं, आपने वहां पे जाके 2,000 रुपए खर्च कर दिए फूड पे, तो ये आपका एक फिक्स बजट है जो हर महीने आपको खरीदना ही खरीदना है। आपको दाल चावल जो भी आप खरीदते हैं वो आपको हर महीने लेना ही लेना है। तो ये एक फूडिंग का हमारा बजट हो गया। इसको आप चाहे तो अपने डायरी में कहीं पे भी नोट कर लें कि भाई इस महीने हमारे पास उसका बिल में से लिख लीजिए कि हमारे पास इतना खर्चा हुआ। एंटरटेनमेंट आइदर मूवीज हो गया, आइदर आपके आउटिंग हो गई। मूवीज में मान लीजिए कि इस महीने में कोई फैमिली को मूवी लेके गया जिसमें खाना और मूवी देखना सब कुछ मिला के मेरा अराउंड 1,000 रुपीज खर्च हुआ है। आउटिंग पे हम लोग गए कहीं पे बाहर, वहां मेरे 1,000 रुपए खर्च हुआ। तो ये हमारे पास अगर नोट डाउन रहेगा तो ये मेरा हर महीने का खर्चा हो सकता है कि नहीं हो। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो हो सकता है कि ये हर महीने का खर्चा नहीं हो। तो ये मेरे सीधे सीधे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे आके सीधे सेविंग्स अकाउंट में चला जाएगा। ये पैसा सीधे सेविंग्स अकाउंट में जाएगा जो कि मुझे रिफ्लेक्ट करेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में। अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर मेरा ये नीचे आना चाहिए और मेरी सेविंग अप जानी चाहिए। तो ये जो पैसा मेरा यहाँ पे बच रहा है ये सीधे यहाँ सेविंग्स मेरे अकाउंट में आएगा और मेरी सेविंग्स को अप करेगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। गिफ्ट्स है, अब मान लीजिए कि किसी की शादी है, ब्याह है, किसी का बर्थडे है, उसमें आपने अराउंड 1,000 रुपए यहाँ खर्चा किया। अब ये भी आपके हर महीने नहीं होगा, किसी महीने होगा किसी महीने नहीं होगा। और जब भी ये नहीं होगा ये यहाँ आता हुआ सीधे आपके सेविंग्स में ऐड हो जाएगा। और ये तब ऐड होगा जब आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे, वरना ये अनएक्सपेक्टेड में चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये 1,000 रुपए गए कहाँ। ये गिफ्ट्स में आपने एक महीने में खर्चा किया, अगला महीने में गिफ्ट्स में नहीं खर्चा किया, लेकिन आप इसका बजट रखिए 1,000 रुपए जो आपके सीधे आके सेविंग्स बैंक अकाउंट में जुड़ते हैं, जो कि लिक्विड मनी है, आपके हमेशा काम आएगा। पेट्रोल डीजल, आप जब भी पेट्रोल भराएं उसका आप डायरी में नोट करके रखें कि मैंने आज 200 रुपए का पेट्रोल भराया, 500 रुपए का भराया, 1,000 रुपए का भराया। तो यूजुअली क्या होता है, हम पेट्रोल को अवॉइड कर जाते हैं कि ठीक है यार 500 रुपए का भरा दिया, 1,000 रुपए का भरा दिया, लेकिन हम उस चीज को नोट नहीं करते हैं। नोट नहीं करने से क्या होता है कि हमें एक तो हम गाड़ी का हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी कितना पेट्रोल खा रही है या कितना डीजल हम उस पर एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम उसको नोट डाउन करके रखेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक कि हमारी गाड़ी का जो आउटकम है, मान लीजिए मेरे पास कार है या मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसका एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज मेरे हिसाब से आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आपकी कार को या मोटरसाइकिल को कोई रिपेयर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है जो कि आपका पेट्रोल या डीजल ज्यादा खा रही है, तो अगर मैं इसका हिसाब रखूंगा तो मुझे बट ऑब्वियसली इन दोनों चीजों के बारे में भी पूरा पता लगेगा। और इसमें से मैं जो पैसे बचाऊंगा, मान लीजिए मेरे एक महीने 5,000 रुपए लगे और मैंने रिपेयर मेंटेनेंस कराया
5,000 रुपये मेरे एक्सपेंडिचर हुआ और मैंने 1,000 रुपये का रिपेयर मेंटेनेंस कराया और अगले महीने मेरा यही 5,000 का खर्चा गिर के 3,000 रुपये आया, तो मेरे पास सीधे सीधे 2,000 रुपये की सेविंग्स हुई, जो कि फिर मेरी सेविंग्स को यहाँ पे अकाउंट लिक्विड अमाउंट को बढ़ा देगा। लिक्विड अमाउंट जो मेरी सेविंग्स को ऊपर ले जा रहा है, मेरे एक्सपेंडिचर को नीचे ला रहा है। उसके बाद जो हम हमेशा अच्छे या बुरे वक्त की बात करते हैं, आप अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करके रखें। जैसा कि मार्केट सिचुएशन है, रिसेशन की भी हम बातें करते हैं, तो अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास ये लिक्विड अमाउंट रहेगा, और ये लिक्विड अमाउंट रहेगा तो हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, अगली बात हम करेंगे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, जो कि होना ही होना है। लोन रिपेमेंट, मान लीजिए मैंने मकान खरीदा है, मेरे पास कार है, उसका लोन मेरे को देना ही है, तो ये मेरे पास नोट डाउन होना चाहिए कि इतना पैसा तो मेरे को उसके लिए अलग से रखना ही रखना है। अगर मैं नहीं रखूंगा तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आके साल के एंड के अंदर अननेसेसरी आपको पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो कि आपके हर महीने नहीं आता होगा, 2 महीने में एक बार आता है, तो 1 महीने आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका अगले महीने पे आपका जो बर्डन है इलेक्ट्रिसिटी का वो आपको कम हो जाएगा। वाटर का, पानी का बिल है, ये भी आपका हर महीने नहीं आता है, इसका भी एक बजट आप हर महीने रखिए, ताकि आपका जब भी ये पानी का बिल आए तो इसका बर्डन आपके ऊपर एक साथ में नहीं आएगा। गैस व अदर यूटिलिटीज भी जो भी आप यूटिलाइज करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर बजट हर महीने अपने पास रखिए, और रख के आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ में मेरे को इसको पेमेंट तो करना ही करना है, तो उसका एक पर्टिकुलर बजट आपके पास रहेगा, तो आपके ऊपर ओवर बर्डन नहीं होंगे। सोसाइटी चार्जेस जो आपको हर महीने देना ही देना है, ये एक फिक्स एक्सपेंडिचर है, इसमें हम कोई कमी या बढ़ोतरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आपके पास नोट डाउन रहेगा तो आपको पता है कि ये देना ही देना है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आप प्लान कर सकते हैं। इनकम टैक्स जो आपकी सैलरी में से कट जाता होगा, या आप उसको पेमेंट भी करते होंगे या फिर नहीं भी करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हर महीने बचा के रखिए, ताकि साल के एंड के अंदर आके आपको वो बर्डन नहीं होना पड़े। अब फोरकास्टेड एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कि आपके हॉलीडेज हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे घूमने जाएंगे अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे? तो आपको जब भी आपका साल शुरू होता है, जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर मानते हैं मार्च से स्टार्टिंग होती है, आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी आपको ठीक लगे आप एक फोरकास्ट करके रखेंगे मुझे हॉलीडे जाना है, मान लीजिए दिसंबर में हॉलीडे जाना है, या नवंबर में हॉलीडे जाना है, या जब भी आपकी छुट्टी होंगी तब भी आपको हॉलीडे जाना है, तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हर महीने अपने फोरकास्टिंग एक्सपेंडिचर में बचा के रखिए। मान लीजिए कि हर महीने मैं 1,000 रुपये बचाता हूँ, तो साल के एंड में मेरे को 12,000 रुपये हो जाते हैं हॉलीडे एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये जो खर्चा है ये मैं एक्सपेक्टेड था कि मैं करूंगा, तो इसका मेरे ऊपर ओवर बर्डन नहीं होगा। क्लॉथिंग, मुझे कपड़े खरीदने हैं, सर्दियां आ रही हैं, ठंड है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मेरे पास जो पुराने कपड़े थे वो काफी कुछ खराब हुए हैं, नहीं करना, आप इसकी भी प्लानिंग करके रखिए। मान लीजिए हर महीने मैं कपड़ों के लिए 500 रुपए बचाता हूँ, तो साल के एंड में मेरे पास 6,000 रुपए हो जाता है, 6,000 रुपीज, क्वाइट हैंडसम। तो 6,000 रुपए में आप कपड़े लेंगे तो बड़ा वजह से आपके वाइफ या हस्बैंड किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें काफी अच्छे कपड़े आ जाने चाहिए। मैरिज और पार्टीज, आप जब भी मैरिज में जाएंगे, शादी में जाएंगे, 100 रुपए का लिफाफा भी देना पड़ता है। कोई हमारे अगर बहुत अच्छे जानकार होते हैं तो उनको हमें और कुछ बड़ा गिफ्ट भी देना पड़ता है, जो कि 2 से 3,000 का एक अचानक से बर्डन आ जाता है। उसके लिए थोड़ा थोड़ा बजट अगर आप रखेंगे तो आपको बट वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आप महीने में 200 रुपए या जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका मैरिज या शादी पार्टीज का कभी भी मौका आए तो आपको पता है कि आपको पैसा कहां से मिला है। बाइंग ए कार और हाउस, ये एक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग है। इसके लिए आपके पास नेसेसरी अमाउंट भी होना चाहिए, इसके लिए नेसेसरी इनकम भी होनी चाहिए, इसके लिए नेसेसरी सेविंग्स भी होनी चाहिए। वो आप कब करेंगे? जब आपके पास फोरकास्टिंग होगा और आपकी इन सब चीजें अपने इंटैक्ट होंगी। और ये सारी चीजें इंटैक्ट हैं तो आपको पता है कि आपको कितना बचाना है, और उसमें आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा घर खरीदना है या कितनी बड़ी गाड़ी खरीदनी है। अगर ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, ये सब खर्चा आपके इंटैक्ट है, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से प्लान कर जाएंगे कि आपको कार चाहिए या घर चाहिए, जो भी चाहिए, आपके पास कितना बजट है और कितना बड़ा गाड़ी या कार आप घर या कार आप खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिसेशन में या और अच्छे या बुरे वक्त में हमारा साथ देती है, वो है हमारी सेविंग्स, वो हमारा है लाइफ टाइम। इंश्योरेंसेस या टर्म प्लान, इंश्योरेंसेस या टर्म प्लान एक बहुत अर्जेंट
नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि देखिए मिसहैप कभी किसी को बोल के होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए होता है तो ये जो टर्म प्लान है ये हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बैगिंग साबित होती है। आप टर्म प्लान आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। जो जानकारी वो मांगे आप बिल्कुल सही जानकारी दें, और बेटर होगा कि आप किसी अच्छे और जानकार इंश्योरेंस एजेंट से बात करके या अपनी समझ से कोई अच्छा टर्म प्लान लें जो कि आपको आगे चल के फायदा दे। पीपीएफ और आरडी, पीपीएफ और आरडी एक ऐसी चीज है जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि मेरा पैसा तो अभी आ नहीं रहा है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, लेकिन जब एक साथ आपको वो पैसा मिलेगा ना तब आपको लगेगा कि नहीं, दैट टाइम मैंने जो प्लान किया वो आज मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट के रूप में मिल रहा है। तो प्लीज मेरा मानना यह है, ये मेरा खुद का निजी राय है कि आपको पीपीएफ या आरडी के अंदर जरूर एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ सेविंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम फोरकास्टिंग। अब बाइंग में शेयर है म्यूचुअल फंड, ये आपका कंसर्न है, आप कर सकते हैं। शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, सेविंग्स के रास्ते हैं। एक आप मान लीजिए कि अगर कोई एक छोटा सा शेयर है जो 20 रुपए या 10 रुपए का है, आप महीने में 100 शेयर भी लेके रखेंगे, हो सकता है मार्केट्स में अप डाउन हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप उसको भूल जाते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न मिले। ये भी आपके ऊपर कंसर्न है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कि मेरी पर्सनल राय है कि मैं कुछ लेकर रखता हूँ एज ए बैड टाइम, अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़े तो हो सकता है कि हमारे एक हेल्पफुल हो। सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ ए लिक्विड मनी, भगवान ना करे अगर मान लीजिए कि कभी हमारे पास जॉब वगैरह लॉस हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो ये लिक्विड मनी हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प करती है। कम से कम मेरा मानना है कि 6 महीने का जो हमारी सैलरी है वो हमारे पास लिक्विड अमाउंट के अंदर होनी चाहिए, प्लस एक हमारे पास टर्म प्लान होना चाहिए। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की सोचे तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ये मेरी निजी राय थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ हाउस मेंबर, घर चलाना होता है, जो मेरे थॉट्स थे मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुब्रत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मिलें मुझसे दोबारा bmblog.com में। थैंक यू।